Assalamu alaikum to all those who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see हमने इसका लेक्चर नंबर 141 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि ट्रिगर एक्सरसाइजेस की बात करनी है। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर हमने कल बात की थी कि ट्रिगर जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो ट्रिगर जो है वो PL SQL प्रोग्राम का ही एक कोड ब्लॉक है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं कि हम उसको कंपाइल तक तो कर लेते हैं, लेकिन उसको इन्वोक करने के लिए या उसको रन करने के लिए किसी फायर की या किसी इवेंट की ज़रूरत होती है कि हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ होगी तो ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम ट्रिगर की कुछ एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो अब जो फर्स्ट हम PL SQL कोड ब्लॉक देखेंगे वो बेसिकली आपका जो ट्रिगर है वो किसी एम्प्लॉय टेबल पे होगा और उसके लिए फायर के तौर पे या क्या लें कि इवेंट के तौर पे जो है वो इंसर्ट स्टेटमेंट या अपडेट स्टेटमेंट या डिलीट स्टेटमेंट जो है वो काम करेगी, ठीक है। तो ट्रिगर जो है वो बेसिकली ये डिटर्मिन करेगा कि डे ऑफ द वीक कौन सा चल रहा है। अगर तो वो देखेगा कि वीकेंड है, सैटरडे है या संडे है, तो कोई एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। और अगर कोई वर्किंग डे है, कोई रूटीन डे है, तो फिर क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉई है आपके स्टाफ में वो जो है वो आपके टेबल को, आपके अपने डेटाबेस को जो है वो मॉडिफाई कर सकेगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिगर का ये काम होगा। अच्छा, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से लेके ये स्लैश तक जो है वो ट्रिगर को क्रिएट करने का आपके पास PL SQL कोड ब्लॉक है। सो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने बात की थी कि भाई आपने कभी एट सम पॉइंट इन टाइम, कभी इन द फ्यूचर अगर आपने मॉडिफाई करना होता है ट्रिगर को, तो इसलिए हम रिप्लेस कीवर्ड भी साथ यूज़ कर रहे होते हैं। आमतौर पे ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिख दिया क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, एंड देन आपने क्या करना है कि लिखना है ट्रिगर का नाम। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो अगेन जो है वो कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं ऑप्शनल, जैसे बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट और एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ये आपके पास ऑप्शनल था, लेकिन अब क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब है कि या तो इस ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद अगर तो हम इंसर्ट कॉल करेंगे या अपडेट कॉल करेंगे या डिलीट करेंगे कुछ किस पे, एम्प्लॉय टेबल पे, तो ये ट्रिगर जो है वो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दे दी कि अगर डे जो है वो कोई वीकेंड डे है, सैटरडे है या संडे है, तो फिर क्या होगा कि रेज एप्लीकेशन एरर के कोई एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास जो है वो हम डेटा को अपडेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमने स्लैश से जो है वो इस पूरे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया तो आपके पास आ गया ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि ट्रिगर को एट द सेम टाइम हम कंपाइल और रन नहीं कर सकते, इसको रन करने के लिए आपको एक इवेंट, एक फायर चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखें कि लिखा होता है ना कि बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, तो इसलिए हमने जब यहाँ पे किया कि अपडेट एम्प्लॉई, तो ट्रिगर को पहले से पता था कि उसमें इस टेबल में अगर कुछ इंसर्ट किया जाएगा या फिर अपडेट या डिलीट तो वो एज अ फायर एक्ट करेगा। तो अपडेट एम्प्लॉई जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे जो है वो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो सारे के सारा आ गया, ठीक हो गया। उसके अलावा सेकंड अगर हम ट्रिगर की बात करें तो अगेन इसमें देखें कि हमने क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर किया, ट्रिगर का नाम दे दिया, फिर हमने कुछ सिचुएशंस बताई कि इंसर्ट और अपडेट जो है फायर के तौर पे काम करेंगे, और उसके अलावा किस टेबल पे है, ऑन एम्प्लॉई टेबल। तो हर रो के लिए जो है वो हमने बेसिकली बिगिन के कोड ब्लॉक में देखा कि हम जो है वो डेटा एंट्री हम इनेबल करेंगे या डिसेबल करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह ट्रिगर्स को जो है वो डिसेबल भी किया जा सकता है या इनेबल भी किया जा सकता है। इसके लिए आपने कुछ SQL की कमांड्स यूज़ करनी है। अगर जो है आपने क्या करना है कि अगर किसी ट्रिगर को डिसेबल करना है कि हम बेशक वो इवेंट बार बार एग्जीक्यूट करते रहें जिन पे वो ट्रिगर फायर होना था, जैसे अपडेट समझ लें, इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर भी जो है वो ट्रिगर काम ना करे। हो सकता है कि हम DBA में अपनी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो कभी हमें लगे कि अच्छा अब ये ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें स्टोरेज का भी मसला नहीं है, तो फिर उस केस में हम ट्रिगर को डिसेबल करना चाह सकते हैं। सो इफ़ दिस इज़ द केस, तो फिर हमने जो है वो एक SQL स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ऑल्टर ट्रिगर डिसेबल। लेकिन ये ऑल्टर ट्रिगर डिसेबल कैसे, कि आपने ऑल्टर ट्रिगर ये जो कीवर्ड्स हैं वो लिख के फिर आपने ट्रिगर का नाम देना है, और फिर उसके बाद जो है वो डिसेबल आपने कैपिटलाइज लेटर्स में लिख देना है। इसी तरह जो है अगर आपने किसी टेबल से रिलेटेड सारे ट्रिगर्स को डिसेबल करना है तो आपने ऑल्टर टेबल का नाम देना है और फिर क्या देना है कि डिसेबल ऑल द ट्रिगर्स। एंड अगेन आई विल रिपीट कि ये कैपिटलाइजेशन सेंसिटिव है, और एक्ल में जो SQL कमांड्स हम लिख रहे होते हैं उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए मेक श्योर कि आपको अच्छे से पता हो कि किस सिंटैक्स में जो है वो हम स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं और किस में कैपिटल। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि ट्रिगर को जो है वो हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने कहा कि भाई इनेबल और डिसेबल जो है वो आप SQL क्यूरीज़ के ज़रिए से कर सकते हैं। एंड द सेकंड मेथड ओवर हियर इज़ कि हम उसको डायरेक्ट
डायरेक्टली जो है वो एसक्यूएल डेवलपर पे जाके कर सकते हैं इनेबल या डिसेबल अपने ट्रिगर को। और कैसे आपने जो इसकी डेटाबेस स्कीमा में जाना है ट्रिगर में, और जो भी ट्रिगर उस वक्त आपने जो है वो इनेबल या डिसेबल करना है उस पर आपने कर देना है माउस से राइट क्लिक, एंड वंस यू आर डन विद दिस तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी डिसेबल की। तो अगर आपने इनेबल करना है तो आपने इनेबल पे क्लिक कर लेना है, और डिसेबल करना है तो डिसेबल पे क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब थर्ड बात आ जाती है आपके पास म्यूटेटिंग एरर्स की। अच्छा, अब म्यूटेटिंग एरर्स बेसिकली इस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है और उसमें कह लें कि आपने कोई स्टूडेंट टेबल है और उसमें 10 स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा है। ठीक है, अब आपने एक मतलब कोड ब्लॉक लिखा, एक प्रोग्राम लिखा और कहा कि उसमें आप कहें कि मैंने जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखने हैं कि जिनका मैंने डेटा एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो वो तो 10 आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम के अंदर आप उसको अपडेट भी कर रहे हैं उन नंबर ऑफ़ रोज़ को, कि आप किसी का स्टूडेंट का डेटा डिलीट भी कर रहे हैं उसी टाइम पे या किसी और का ऐड कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि म्यूटेटिंग एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि मैं अपडेट वाले को फॉलो करूं या जो पहले से 10 स्टूडेंट्स थे उनको डिस्प्ले पे कंसोल पे शो कर दूं। तो म्यूटेटिंग एरर बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास दो सिचुएशंस आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएं कि आपने एक चीज़ जो है वो डेटा फेच करना है लेकिन उसी वक्त पे वो उसमें कोई चेंज आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं म्यूटेटिंग एरर्स आपके पास। तो अब म्यूटेटिंग एरर्स को जो है वो हम रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका रिज़ॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आपने क्या करना है कि टेबल नेम ही चेंज कर देना है। अब जैसे देखें बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल में आप जितना मर्जी डेटा फॉर एग्जांपल इंसर्ट करते आ रहे होंगे, लेकिन जब हम उसको डिस्प्ले करने लगेंगे तो सिलेक्ट इनटू और फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आपने डिपार्टमेंट नंबर बदल देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम विद इन द सेम PL/SQL कोड ब्लॉक अगर जो है वो हम कह लें कि एक जगह जो है वो कोई अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं और एक जगह से हम डेटा फेच करना चाह रहे हैं, तो दोनों आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, एंड द कंपाइलर विल बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने जो है वो कहाँ की क्यूरी को कहाँ पे कंसोल पे शो करवाना है। फिर कुछ फायर ट्रिगर्स हो सकते हैं, लाइक इसमें हम क्या करते हैं कि नीड टू सी विच ट्रिगर नेम्स आर फायर्ड ऑन कमांड्स। यहाँ पे अब देखें ट्रिगर को हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप ट्रिगर, और फिर आपने जो है वो आगे ट्रिगर का नाम दे देना है। इसी तरह ये फायर के तौर पे अपडेट या इंसर्ट या डिलीट इस तरह की कमांड्स काम करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने सेलेक्ट और फिर ट्रिगर का जो नाम है सेलेक्ट किया, फिर यूज़र अंडरस्कोर आपके पास क्या है, डेटा डिक्शनरी, जहाँ पे सारे ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा किसी टेबल में हम कोई अपडेशन या डिलीशन जो है किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिहाज से भी कर सकते हैं। और इसमें देखें कि यहाँ पे बाकी सारा सिनेरियो जो आपका सेम है, बस बिगिन में आपने डिफरेंट केसेस कर दिए हैं कि अगर इंसर्ट कर रहे होंगे तो लाइक आउटपुट में क्या शो होगा, फिर जब सैलरी अपडेट कर रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा आउटपुट में, इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर जब अपडेट कर रहे होंगे तो क्या होगा, एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं विच इज़ 142। सो यहाँ पे जो है वो हमने कुछ कर्सर प्रोग्रामिंग की बात करनी है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन, इसके कर्सर जो है वो क्या होता है। तो कर्सर इज़ समवट रिलेटेड लाइक अ पॉइंटर, ये पॉइंटर से मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इसमें आ जाता है। कैसे, अब फॉर एग्जांपल जो पॉइंटर होता है वो एक ही जगह फिक्स्ड होता है, लेकिन जो कर्सर है उसे हम डिफरेंट रोज़ में बार बार मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मल्टीपल रोज़ जो है वो आपको रिटर्न करता है। उसके अलावा ये पॉइंटर होता है जो किसी क्यूरी के रिज़ल्ट को पॉइंट आउट करता है, या इसे आम लफ्ज़ों में कह लें कि आपका टेबल काफ़ी सारे रोज़ और कॉलम्स का मिलकर बना होता है ना, तो उनमें से काफ़ी सारी रोज़ या जिन्हें हम रिकॉर्ड्स कह रहे होते हैं, तो उन मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल रिकॉर्ड्स का डेटा अगर आपने फेच करना है तो वो हम कर्सर के ज़रिए से करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्सर जो है वो एट द सिंगल टाइम मल्टीपल रोज़ को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। वन थिंग मोर कि इसको हम इम्प्लिसिटली भी हैंडल कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। इम्प्लिसिट कर्सर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप का जो ओरेकल स्कीमा है, ओरेकल डेटाबेस है, अगर तो वो सेलेक्ट इनटू इंसर्ट अपडेट या डिलीट इस तरह की कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जो है वो इम्प्लिसिट कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसी तरह ओरेकल जो है वो इम्प्लिसिट कर्सर्स के पूरे एग्जीक्यूशन साइकिल, क्रिएशन साइकिल को जो है वो मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट कैलन स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, जैसे रो काउंट है, इज़ ओपन, फाउंड, नोट फाउंड। तो इसके ज़रिए से क्या होता है कि वो जो मतलब ये जो कर्सर है वो पूरे डेटाबेस में आपके चलता है, और जब तक सारी रोज़ उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आ नहीं जाती तब तक जो है एग्जीक्यूट होता रहता है, और फिर वो कर्सर जो है उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो इम्प्लिसिट कर्सर जो है वैसे इतना एलिगेंट नहीं है नो डेटा फाउंड या टू मैनी रोज़ के ज़रिए से, तो इसकी हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, फिर आ जाता है एक्सप्लिसिट कर्सर।
और ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुछ कमांड्स जैसे अपने PL/SQL कोड ब्लॉक में सिलेक्ट या फिर ओपन या फैच या क्लोज, मतलब इस तरह वाले कीवर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सप्लिसिटली हमें कर्सर जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें कि एग्जीक्यूशन साइकिल है एक्सप्लिसिट कर्सर का, कि पहले हम डिक्लेयर में वेरिएबल्स और उस कर्सर को डिक्लेयर करते हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ओपन में आ जाते हैं जो बेसिकली स्टार्ट फेज़ को बता रहा होता है, फिर फेच हम करते हैं मेमोरी से वैल्यूज़ को, फिर यहाँ पे देखें डिसीजन ब्लॉक में आ जाता है एम्प्टी। ये जो डायमंड साइन है या हमें असल में डिसीजन ब्लॉक शो कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लाइक अगर तो इसकी हम कहें कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है, या फिर समझ लें कि सारी रोज़ तक जो है वो स्कैन हमने कर लिया है कि कर्सर ने सारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट दे दिया है, तो फिर जो है वो हम लाइक यस पे डिसीजन चला जाता है और आपका जो कर्सर है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर अभी कोई रोज़ वगैरह बची हुई हैं तो फिर आपने क्या करना है कि नो हुआ डिसीजन और फिर से फैच की मेमोरीज, फिर एक टाइम आएगा कि जितनी भी मल्टीपल रोज़ पे वो कर्सर आपका स्कैन होना था, चलना था, वो चल गया। और अब जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, लाइक यहाँ से हम यस की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो कर्सर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर कर्सर को डिलीट करने के लिए हम डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, कर्सर कीवर्ड लिखते हैं, आगे कर्सर का नाम इज़ और फिर आगे क्यूरी की हमें जो भी रिक्वायर्ड क्यूरी हमारी होती है। इसी तरह ओपन हम ऐसे कर सकते हैं कर्सर। उसके अलावा कर्सर से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए जो है वो हम ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं कि फेच, फिर आगे देना है कर्सर का नाम इनटू, फिर कौन कौन से कॉलम्स आपने देने हैं वो यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट में आ जाएंगे। इसी तरह कर्सर को हम क्लोज भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक्सप्लिसिट कर्सर के जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इज़ ओपन, फाउंड, नोट फाउंड, रो काउंट। तो रो काउंट बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ बता रहा होता है, और इसके अलावा फाउंड और नॉट फाउंड ये बता रहा होता है कि आपकी स्कीमा में कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड या रो जो है वो मौजूद है या नहीं। और इज़ ओपन जो है वो ये देखना होता है। समटाइम्स अगर आपका कोड बहुत ज़्यादा लेंथी है तो फिर हमें ये देखना पड़ जाता है कि आपका जो कर्सर है वो इस वक्त ओपन स्टेट में है या क्लोज में है, तो उसके लिए इज़ ओपन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें देखनी है। एट्रीब्यूट्स की बात हमने कर ली है। अब इम्प्लिसिट सेट कर्सर में रिकॉर्ड टाइप देखें। रिकॉर्ड जो होता है वो असल में कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर है, और जब मैंने कहा कि कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर है वो टाइप बेसिकली मीन कि ये जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिलके बना होगा। ठीक है। रिकॉर्ड्स जो है वो किसी डेटाबेस टेबल के की रो की तरह होती हैं। ठीक है। उसके अलावा बस एक इसका डिफरेंस है कि ईच एलिमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट टेबल बनाया तो उसमें जितनी भी रोज़ होंगी वो हर रोज़ जो है वो किसी एक सिंगल स्टूडेंट का, किसी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा जो है वो शो कर रहा होगा। लेकिन रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक ओवरऑल कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो अलग अलग से उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपने दिया कर्सर का नाम, या कह लें कि रिकॉर्ड का नाम दिया, और फिर आपने जो है वो उसकी आगे कर देनी है टाइप डिक्लेयर, आया वो स्केलर है या कंपोजिट एंड ऑल दिस। सो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखा हुआ है कि पहले तो कर्सर डिक्लेयर किया ना कि कर्सर का नाम इज़, फिर सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्यूरी आ गई असल में। तो अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि कर्सर का नाम और इज़ के आगे आपने क्यूरी लिखनी है, तो वो यहाँ से लेके ये जो 3 लाइन्स हैं ये बेसिकली क्यूरी है कि आपने एम्प्लॉई टेबल से 3 कॉलम्स उठाने हैं, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम एंड देन जॉब, और एक साथ में एक्स्ट्रा आपने वेयर क्लॉज में कंडीशन लगा दी कि भाई मेरे पास जो डिपार्टमेंट नंबर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 20। ठीक है। ये आपके पास ऑप्शनल होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एनीवेज, अब इम्प्लिसिट कर्सर में जो है वो हमने रिकॉर्ड को डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे आपने जो है वो रिकॉर्ड का नाम दे दिया और फिर उसकी जो है वो टाइप बता दी, और वो टाइप क्या है, रो टाइप है। और इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज साइन है, तो ये कंपोजिट आपके पास डेटा टाइप थी। इसी तरह ही अब आपके पास एग्जांपल है, डिक्लेयर स्टेटमेंट थी, इसमें आपने जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी टाइप बता दी कि ये कंपोजिट है। फिर बिगिन क्लॉज में आ गए, तो यहाँ पे जो है वो आपने लाइक हमें पता है PL/SQL में हम सेलेक्ट इनटू यूज़ करते हैं, तो सेलेक्ट ऑल इनटू वी एम्प्लॉई कौन सा है, वही वेरिएबल है जो ऊपर, और किस टेबल से हमने ये फेच करना है, एम्प्लॉई टेबल से, और एक साथ कंडीशन लगा दी कि एम्प्लॉई का जो नाम है वो स्मिथ होना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर सारा ही केस आपके पास हो जाता है तो आपके पास कंसोल पे होगा कि रिकॉर्ड कॉलम्स आर, और फिर मतलब इस वेरिएबल को जो है वो फेच करके यहाँ पे सारी वैल्यूज़ वगैरह जो हैं वो आ जाएंगी एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई नेम की। एक बात। दूसरा, यहाँ पे देखें कि एक्सेप्शन लिखी हुई है, तो एक्सेप्शन जो है वो PL/SQL में लिखनी ज़रूरी होती है अगर हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास एक्सेप्शन जो है वो नज़र आ रही है कि अगर तो आपको कोई डेटा नहीं मिलता, व्हेन नो डेटा फाउंड, देन आपके पास कंसोल पे शो होगा कि द एम्प्लॉई इज़ नॉट इन द डेटाबेस। ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल है इसकी, इसको भी आपने एक बार जो है वो देख लेना है। यहाँ पे फेच बेसिकली यूज़ हुआ है, और लूप और एंड लूप। से इफ़ यू डू रिमेंबर,
हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जब भी आपने लूप को डिक्लेयर करना है तो वहाँ पे जो है वो एंड लूप की कंडीशन भी हम ज़रूर लगाते हैं, तभी आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होता। इसी तरह रो काउंट की आपके पास एग्जांपल है कि लाइक आपके पास सेम आपके पास ऊपर एक वेरिएबल है, उसकी टाइप दी हुई है, फिर बिगिन क्लॉज में आ जाएँ या बिगिन के ब्लॉक में आ जाएँ, वहाँ पे आपने सेलेक्ट इनटू लगाया, टेबल का नाम दिया, वेयर कंडीशन लगाई। अब आपके पास दो लाइक इफ़ एल्स एंड इफ़ लूप लगा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो रो काउंट लाइक एक रो है इसमें, तो DBMS जो है वो शो करेगा कि मतलब एम्प्लॉई नंबर है 7698 का, ठीक है। अगर तो कोई भी रो नहीं है, ज़ीरो है, तो फिर हम कहेंगे कि एम्प्लॉई 7698 जो है वो डेटाबेस में है ही नहीं। अब ये 7698 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज में जो है वो हम पहले से यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमने जो है वो कॉन्स्टेंट एक वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है। सो इट्स अप टू अस, हमारी मर्ज़ी होती है, हमारी डिस्क्रिप्शन होती है कि हम जो है वो फिक्स्ड के साथ चलना चाहते हैं या कह लें कि एम्परसेंट साइन के साथ जो है वो पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़ जो हैं वो फेच करना चाहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे एल्स में हमने कह दिया कि भाई अगर 1 भी नहीं है, लाइक आपको 7698 मिला भी नहीं और वो मिल भी गया, मतलब इन दोनों केसेस में से अगर कुछ और बात है कि लाइक कोई और वैल्यू मिल गई है या आपके प्रोग्राम में कोई और एरर आ गया है, तो आपने जो है वो जिस तरह वैन लाइक अदर एक्सेप्शंस की तरह यहाँ पे जो है वो आपने एल्स में कह देना है कि स्टॉप आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अगेन जैसे लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम एंड लूप लिखते हैं, इसी तरह इफ़ को टर्मिनेट करने के लिए एंड इफ़ लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये वही बात है जो हम पहले करके आ चुके हैं, इसको जो है वो आपने एक बार देख लेना है। अच्छा, फिर आ जाता है लेक्चर 144। इसमें अगेन हमने कर्सर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है। सो द क्वेश्चन एयर इज़ कि आपने कर्सर को जो है वो कैसे डिक्लेयर करना है। तो कर्सर को जो हम डिक्लेयर करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि कर्सर, फिर आपने आगे जो है वो कर्सर का नाम देना होता है। अच्छा, यहाँ पे अब जब हम आगे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तक जो है वो आपको ओवरऑल एक थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो हो गया होगा कि कर्सर बेसिकली है क्या, कि वो मल्टीपल रोज़ को फेच करने के लिए यूज़ होता है। पॉइंटर से मिलता जुलता है, लेकिन पॉइंटर किसी एक रो को स्पेसिफाई कर रहा होता है और वो उसी का डेटा आपको लाइक शो करके दे देता है। लेकिन जो कर्सर होता है वो क्या करता है, वो मल्टीपल रोज़ का डेटा आपको जो है वो दे सकता है। और आमतौर पे कोई जो आपका टेबल होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, उसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है वहाँ से जो है वो कर्सर स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया कि कर्सर, फिर आपने देना है कर्सर का नाम और फिर आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है, और ये कौन सा कीवर्ड है, इज़। फिर उसके बाद इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि ये सिंटेक्स है कर्सर, कर्सर का नाम और इसके आगे आपने क्यूरी लिखनी है। तो ये जो 3 लाइंस है ना, ये बेसिकली क्यूरी है, आपका क्वेश्चन है जो आप डेटाबेस से कर रहे हैं, और वो फिर अल्टीमेटली आपको उससे रेलिवेंट डेटा जो है वो फेच करके दे देगा। अब एम्प्लॉई टेबल से हमने सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, 3 कॉलम्स, कौन कौन से, एम्प्लॉई नंबर, नेम एंड देन जॉब। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने वेयर क्लॉज में एक कंडीशन लगा दी कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 20 होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कि लाइक जिस रो पे कर्सर उस वक्त उस करंट टाइम पे पॉइंट आउट कर रहा होता है ना, उसको करंट रो कहते हैं। ये आपने MCQs के लिए देख लेना। अच्छा, अब कर्सर्स को जो है वो लाइक कॉल करने के कह लें या उसको डिक्लेयर करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, एक हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, और दूसरा ये फोर लूप्स के ज़रिए से भी जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे देखें फोर, और फिर आपने आगे आपने कर्सर का नाम लिखा, इन, फिर जिस कॉलम पे या जिस रो पे आपने लगाया उसका नाम लिखा, और यहाँ पे देखें कि आउटपुट में हमने डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से उसकी वैल्यू जो है वो फेच कर ली। ये v_c जो था यही था ना आपके पास कर्सर, और इसको डॉट के ज़रिए से आपने जिस भी कॉलम की वैल्यू उठानी थी वो हमने फेच कर ली सी आउट के पोर्शन में। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लूप के लिए एंड लूप चाहिए होता है, इसी तरह फोर के लिए भी, फोर लूप भी है, फोर भी बेसिकली लूप है ना, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए भी आपको एंड लूप ही कीवर्ड यूज़ करना था। अगेन आपके पास एक और सिनेरियो आ जाता है, इसमें डिक्लेयर ब्लॉक में जो है वो आपने कर्सर जो है वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि कर्सर, फिर कर्सर का नाम था C_employee, फिर इसके आगे क्यूरी आ गई आपकी कि भाई एम्प्लॉई का जो नंबर है ना वो 1100 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब बिगन में आ गए हम, फोर लूप लगाया, फोर में आपने पहले कर्सर का नाम लिखा, फिर उसके बाद आप फोर लूप में पहले आपने जो है वो एक कंडीशन लगाई कि वेरिएबल आपने दे दिया कि R__ जो एम्प्लॉई है उसके लिए ये लूप चलेगा, ये कर्सर चलेगा, और ये कर्सर का नाम है। अब आपने क्या किया कि आपने बता दिया कि ये आपके पास स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, और अगेन ये कंडीशंस जो हैं वो हमारे हिसाब से चेंज हो सकती हैं। तो अब यहाँ जो है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फेच होगी डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से, ठीक है। और ये जो ई नेम है, यहाँ पे जैसे हम ऊपर कह चुके हैं कि एम्प्लॉई नंबर, नेम और जॉब, तो यहाँ पे ई नेम की जगह
एम्प्लॉई नेम की जगह एम्प्लॉई नंबर भी हो सकता था, जॉब भी हो सकता था। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स विच यू आर फेसिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने फॉर लूप लगाया ना, तो यहाँ पे आपने कोई पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में कोई पैरामीटर्स नहीं पास किया। अगर आपने अपने कोड को पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं जिससे आपका कोड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, तो वो हम कर्सर के साथ कर सकते हैं और बाकी सारा सीन आपके पास सेम रहता है। यहाँ पे जॉब जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि एम्प्लॉयज़ इक्वल टू 7698 या वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1100, तो वो एक हम और तरह से कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई वेरिएबल की डेटा वैल्यू फैच होके आ जाए, तो हम यहाँ पे वेरिएबल के बराबर इसको कर देते हैं और उसी के एक इंस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे लाइक उसी का एक पैरामीटर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने जो है वो क्लर्क दे दिया। अच्छा, अब एक ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पे अब देखें फॉर एग्जांपल अगर जो है क्या होता है कि कर्सर अगर आपको ये कह दिया जाए कि लाइक ये डेटा टाइप है और ये आपके पास varchar 2 है, तो आपने जो है वो इन दोनों को आपस में जो है वो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली कॉल करना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेशक कंपोजिट कीज़ हैं लेकिन वो सेम डेटा टाइप को जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे में जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर सकें। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे हम आमतौर पे जो है वो काउंटर लगा देते हैं और काउंटर जो है वो दोनों डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट होता है और आखिर में जो है वो काउंटर इंक्रीमेंट भी होता रहता है। और अगर आपके पास जो है वो लाइक वैल्यू सही चल रही हैं तो चल रही हैं, नहीं तो अगर नहीं है तो आपने जो है वो टेस्ट को कमिट कर देना है। इसका मतलब होता है कि आपने वैल्यूज़ को ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, जिसकी वजह से वो आपकी डेटा डिक्शनरी में स्टोर नहीं होंगी। अच्छा, अब एरेज़ को यूज़ करके प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे की जा सकती है। सारे जो वेरिएबल एरेज़ होते हैं उनका ये मतलब होता है कि वो मेमोरी में किसी कांस्टेंट किसी कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं। और इन एरे में जो है वो एक लोएस्ट एड्रेस होता है जो फर्स्ट एलिमेंट उसको शो कर रहा होता है और एक हाईएस्ट एड्रेस होता है जो आपका लास्ट एलिमेंट शो कर रहा होता है। दरमियान में नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से सीक्वेंस चल रहा होता है। सो अगेन आई रिपीट कि वो कंटीगुअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अच्छा, अब एरेज़ को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे हम बाकी चीज़ें देखते आ रहे हैं कि क्रिएट और रिप्लेस टाइप और फिर आगे दे देना एरे का नेम एंड देन एज फिर अगेन टाइप। ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट अगर हुआ होगा। सो हेयर इट इज़। अब यहाँ पे देखें, अच्छा जी, यहाँ पे देखें वो था ना ऊपर जैसे क्रिएट और रिप्लेस, तो यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस फिर आगे टाइप के बाद आपने जो है वो उस एरे का नाम दिया इज़, फिर अगेन आपके पास डेटा टाइप आ गई उसका साइज़ और फिर आपने ऑफ कीवर्ड यूज़ करके आखिर में जो है वो वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करनी होती है कि वो स्केलर है या कंपोजिट है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें सिंपल जो है वो फॉर लूप लगा हुआ है। फॉर लूप था तो एंड लूप कर दिया, एक काउंटर आपने सेट किया हुआ है। और इसी तरह ये जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो हमने जैसे पढ़ा है कि भाई फंक्शन जो है वो कोई वेरिएबल हम लेते हैं और फिर वेरिएबल के इक्वल उसको करके फिर हम उस को जो है वो कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, उसके अलावा एसोसिएटिव एरे ऐसा एरे होता है जिसमें कोई की वैल्यू पेयर्स होते हैं और हर की जो है वो किसी स्पेसिफिक और यूनिक वैल्यू को जो है वो पॉइंट आउट कर रही होती है। इसका ये सिंटैक्स है कि टाइप, फिर आगे आपने टाइप नेम देना है इस टेबल ऑफ एलिमेंट ये, फिर नॉट नल आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इंडेक्स बाय, ये हम सारा कुछ देखते हैं। हम यहाँ पे देखें कि क्रिएट और रिप्लेस था जैसे, उसके बाद टाइप के आगे आपने दिया नाम इस टेबल ऑफ नंबर यहाँ पे नंबर की जगह आप बोलियन लिख सकते हैं, कोई आपके पास डेसिमल है, मतलब जो भी डेटा टाइप है, इंडेक्स बाय और फिर अगेन आपने जो है वो यहाँ पे दे देना है साइज़। ठीक है, इसी तरह एक्सेप्शंस के साथ जो है वो हम डेटा को जो है एरेज वगैरह के ज़रिए हम मैनेज कर सकते हैं PL/SQL कोड ब्लॉक में। यहाँ पे देखें कि आपके पिछले कोड ब्लॉक में एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रो नहीं की हुई थी। ठीक हो गया, और अब इसमें बस ये डिफरेंस आ गया कि एक्सेप्शंस थ्रो की हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपका बाकी प्रोग्राम ठीक से चल जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी चलता तो एक्सेप्शन अगर लाइक आपको वो वाला डेटा नहीं मिला तो एक्सेप्शन आ जाएगी SQL ERRM। और SQL ERRM क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमारी मर्ज़ी होती है, जैसे नो डेटा फाउंड या द एम्प्लॉयज़ मिसिंग या द एम्प्लॉयज़ नॉट प्रेजेंट, हम इस तरह के एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का नहीं भी सिनेरियो और हम चाहते हैं कि हमने ओरेकल के ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई एरर शो करवाना है, तो आपने SQL ERRM जो है वो कोड वर्ड या कीवर्ड लिख देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको इस तरह के एरर्स नज़र आएंगे जो लिखा हुआ है ओरेकल -01403, मतलब इस तरह के स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे देखने को। ठीक हो गया।
उसके अलावा एरे नल और एम्प्टी कलेक्शन भी दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको अगर आप PL/SQL कोड ब्लॉक में एरेज़ को जो है वो डील कर रहे हैं। और वो क्या हैं, अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है बाकी तो सारी चीज़ें ठीक कर दी कि एरे को प्रॉपर डिक्लेयर भी कर दिया, डिक्लेयर पोर्शन में इंटीजर भी मतलब काउंटर लिया, उसकी वैल्यू भी दे दी, डेटा टाइप भी दे दी, और उसको जो है वो हमने 1 से जो है वो इनिशलाइज़ भी कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें पता चला कि अब हम जो है वो काउंटर की जो भी आपके पास वेरिएबल है या जो भी आपके पास रिकॉर्ड है टेबल का, उसमें जो है वो हम वैल्यूज़ टोटल काउंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम कंपाइल होगा और हमें पता चलेगा कि इसमें जो है कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी हुई थी काउंटर की, तो फिर अब हम क्या करेंगे। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि एरे नल है, कि एरे तो नल था, उसमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं थी और हमने बाकी सारा तो कुछ प्रॉपर कर दिया, लेकिन जब हम कंसोल पे आउटपुट पे शो करवाने लगे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपके पास ये वाला एरर आ जाएगा कि अनइनिशलाइज्ड कलेक्शन है। इसी तरह एम्प्टी कलेक्शन में जो है क्या होता है कि हम जो वैल्यूज़ काउंट करने जा रहे होते हैं वो बियॉन्ड काउंट की हमारे पास मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है, और आपके पास या तो कलेक्शन जो है वो कह लें कि एम्प्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली फैच नहीं कर सकते और आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, फिर अब आपके पास कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। सो ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा रफ एंड टफ है। सो इट मे हैपन कि आपको वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट जो होती है उसमें ना भी अगर कुछ समझ आ रहा हो तो आप इस तरह के किसी टॉपिक को अपने एंड से भी गूगल कर सकते हैं या ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। या फिर अगर इस वीडियो का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देन यू कैन इवन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एडवांस टॉपिक्स की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे अब रिकॉर्ड एरेज जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास कुछ फोर लूप्स हैं, तो हमने जो है वो डिफरेंट लूप्स दिए हुए हैं। लाइक एक C1 लूप है, फिर आपको एक नेक्स्ट लूप मिलेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमने डेटा को ज़्यादा कह लें कि कलेक्शन मेथड से या ज़्यादा इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली अगर हमने डिक्लेयर करना होता है तो फिर हम रिकॉर्ड एरेज का यूज़ करते हैं। आप डिक्लेयर ब्लॉक में आपने कर्सर को जो है वो डिक्लेयर किया कि कर्सर का नाम दिया इज़, आगे क्यूरी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने ये जो है वो एरे लिखा कि टाइप सैलरी टाइप, मतलब जो भी आप जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आपने एरे बनाना था इज़ वेरिएबल एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है, मतलब इस तरह से। और फिर बिगिन में आ गए तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका सारे का सारा कोड ब्लॉक। अच्छा, फिर अब यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाता है यूज़ ऑफ प्रैग्मा एक्सेप्शन। प्रैग्मा एक्सेप्शन जो है वो आपको जो है ना वो कुछ कह लें कि एडवांस टॉपिक्स लाइक एडवांस्ड PL/SQL कोड ब्लॉक्स में आपको प्रैग्मा एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। और प्रैग्मा एक्सेप्शन तब देखने को मिलती है या तब उसको कहते हैं कि जब एक्सेप्शन में हम थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर देते हैं, हम अपनी तरफ से जो है वो कोई चीज़ें ऑल्टर कर रहे होते हैं, जैसे नॉट ऑन वीकेंड्स, नॉन वर्किंग आवर्स। तो आमतौर पे यही था ना कि डेटा नॉट फाउंड या डिवाइड बाय ज़ीरो, तो मतलब इस तरह के जो है वो स्टैंडर्ड एरर टाइप्स आपके पास एक्सेप्शंस थी। लेकिन अगर हम इनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसी तरह ये जो -4097 या 4099 है तो ये भी कस्टमाइज्ड है। तो प्रैग्मा एक्सेप्शन जो है वो इन सिनेरियोज़ में कह लें यूज़ होती है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि बाकी सारा सेम था, बस आपने डिक्लेयर में जो है हम आमतौर पे तो बिगन और फिर एक्सेप्शन ब्लॉक में एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करते हैं ना, लेकिन प्रैग्मा एक्सेप्शन जो है वो हम डिक्लेयर ब्लॉक में ही पहले एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करते हैं और फिर एक्सेप्शन पार्ट में जो है वो जाके उनको कॉल कर लेते हैं या इन्वोक कर लेते हैं। अच्छा, फिर डायनामिक SQL की बात आ गई। ये एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जिसकी वजह से हम किसी भी SQL स्टेटमेंट को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा इसकी मदद से डिफरेंट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बिगन एग्जीक्यूट इमीडिएट, इससे क्या एग्जीक्यूट इमीडिएट से क्या होता है कि हम आमतौर पे ज़्यादा प्रेसिडेंस के साथ या ज़्यादा प्रायोरिटी सेट करके अपने डेटा को फ़ौरन से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे। इसी तरह नल पे भी हम नल पे कोई कॉलम सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया और उसमें फॉर एग्जांपल हमने किसी कॉलेज का हम टेबल बना रहे थे और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो ऑफ़र किए जा रहे थे उसका हमने रिकॉर्ड बनाया, हर प्रोग्राम जैसे BSc, SBS, IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके हमने डिफरेंट कॉलम्स बना दिए, ठीक है। लेकिन अगले साल या अगले सेमेस्टर में क्या हुआ कि उस कॉलेज ने कहा या उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि उन्होंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करवानी, ठीक है, अपने कैंपस में। तो फिर क्या होगा कि अब हम चाहते हैं कि पूरा टेबल तो हम डिलीट ना करें कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बल्कि उस कॉलम को जो अब नहीं वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, समझ लें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उसको हम सेट टू नल कर दें।
तो इस वजह से या इस तरह के केसेस में हम किसी कॉलम को नल हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब वो कैसे पड़ेगी कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया एज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई, और फिर यहाँ हमने डिक्लेयर ब्लॉक में आके एक वेरिएबल लिया नल के नाम से, और फिर उसकी डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर दी कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बिगिन में जो है वो ए नल लाइक वही जो वेरिएबल था उसको कॉल कर लिया और एग्जीक्यूट इमीडिएट के ज़रिए से। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एग्जीक्यूट इमीडिएट कॉल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाकी डेटा या बाकी कोड ब्लॉक से मिल जाती है प्रेसिडेंस, और आपका वो जो कोड ब्लॉक है वो ज़्यादा जल्दी और बेटर वे में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाता है लेक्चर 147, और इसमें ओरेकल इंस्टेंस की बात करनी है। ओरेकल इंस्टेंस जो है वो बेसिकली एक सेट ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर्स होता है जो डेटाबेस फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो कि मेमोरी में एक एरिया लोकेटेड होता है जो आपके फ्रंट फोरग्राउंड प्रोसेसेस को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। आपके ओरेकल की डेटाबेस फाइल्स को जो मेमोरी एरिया मैनेज कर रहा होता है ना, उसको हम इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्रिएट कब होता है, जब आपका डीबीए या आप खुद जब क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो बैकग्राउंड में कहीं आपकी मेमोरी में जो है वो इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो एक कोई इंस्टेंस जो है वो किसी सर्वर पे मौजूद डेटा और उसकी फ़ाइल्स वगैरह जो वो मैनेज करती है। और इसके अलावा हर डेटाबेस की कोई ना कोई एक ओरेकल इंस्टेंस होती है, मतलब एक ओरेकल डेटाबेस की एक ओरेकल इंस्टेंस होगी, मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन हम उसकी बात जो है वो डिफरेंट केसेस में करेंगे। अच्छा, फिर जो डेटाबेस होती है ना वो डिस्क पे पड़ी होती है, और जो इंस्टेंस होती है वो आपकी मेमोरी में होती है। तो अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, अभी डेटाबेस नहीं क्रिएट किया, या डेटाबेस क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस नहीं क्रिएट की, तो फिर भी उनकी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन हाँ, ये है कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग के लिए आपको दोनों इकट्ठी चाहिए होंगी, लेकिन वो अलग अलग से भी जो है वो स्टैंड अलोन काम कर सकती हैं। सो यहाँ पे अब आपको जैसे देखें ऑप्शन मिल रहे हैं कि या तो डेटाबेस क्रिएट करें, या फिर सेफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, या फिर ASM कन्फिगर कर लें। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टेंस तो मेमोरी में लोकेटेड होती है, और जो है डेटाबेस वो डिस्क में होती है, तो दोनों जो है वो अलग अलग होती हैं। तो कन्फिग्रेशन के टाइम पे भी हमारे पास जो है वो चॉइस होती है। अच्छा, फिर उसके अलावा जब इंस्टेंस की स्टार्ट होती है तो ओरेकल डेटाबेस जो है वो मेमोरी में कोई एक एरिया जो है वो एलोकेट कर देता है उस इंस्टेंस को, और जो एरिया ओरेकल डेटाबेस उस इंस्टेंस के पड़े रहने के लिए या मौजूद रहने के लिए असाइन करता है, उसे हम SGA कहते हैं। SGA क्या होता है? सिस्टम ग्लोबल एरिया। और ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, सारे सर्वर्स एक ही सिस्टम ग्लोबल एरिया जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो SGA है उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगर उसने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, तो अगर डेटा ब्लॉक्स की कैशे बनानी है, उस कैश मेमोरी में उनको रीड करना है उसके लिए, या फिर बफरिंग करनी है, रीडू लॉग फाइल्स की, अंडू लॉग फाइल्स, अंडू फाइल्स, मतलब जो भी डेटा फाइल्स हैं उनका जो बफर एक टेम्प्रेरी लोकेशन हमने क्रिएट करनी होती है, उसके लिए भी आपको जो है वो SGA चाहिए होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा SGA जो है वो सारे ओरेकल प्रोसेसेस, सर्वर प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस सब जो है वो उस सिस्टम ग्लोबल एरिया को जो है वो शेयर करते हैं, और ये एक सिंगल कंप्यूटर पे जो है वो चल रहा होता है। तो ये जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से वेरी कर सकता है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो डेटाबेस इंस्टेंस होती है उसमें कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि डेटाबेस इंस्टेंस का जो फ्रेमवर्क है वो आमतौर पे कैसे लगता है। तो इंस्टेंस का यहाँ पे देखें कि SGA आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ सिस्टम ग्लोबल एरिया। और अगेन इसकी पार्टीशन में जाएँ तो आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक है शेयर्ड पूल और एक है लार्ज पूल। लार्ज पूल में रिस्पॉन्स क्यू है, रिक्वेस्ट क्यू होती है, ठीक है, हो गया। और उसके अलावा शेयर्ड पूल में आपके पास लाइब्रेरी कैश है, उसके अलावा शेयर्ड SQL एरिया, कुछ डेटा डिक्शनरीज एंड ऑल दैट। यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, तो ये जो इंस्टेंस है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस की हेल्प से बाहर वाली डेटा फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास ओरेकल इंस्टेंस की ही डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे अब देखें कि डेटाबेस इंस्टेंस को हम कन्फिगर कैसे करते हैं। सो ओरेकल डेटाबेस को हम अगर रन करें तो उसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। हम सिंगल इंस्टेंस कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं जो 1-to-1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है कि हर ओरेकल डेटाबेस के लिए एक एक इंस्टेंस, या फिर हम 1-to-many रिलेशनशिप भी देख सकते हैं, जिसे हम ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर कहते हैं कि 1-to-many के मतलब यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ। ये है बेसिकली जो अभी हम एक कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट देख के आए थे कि 1-to-1 ये है कि आपके पास एक डेटाबेस है और उसके लिए एक सिंगल इंस्टेंस है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके या
मैनेज कर रही हैं, ये एक मतलब जो इंस्टेंस है वो डेटाबेस की फ़ाइल्स को मैनेज कर रही है, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। लेकिन 1 to many में क्या होता है कि ये एक आपके पास डेटाबेस फ़ाइल है और 2 इंस्टेंसेस हैं, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप हो गया, और इससे ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकती हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स विच यू आर डीलिंग फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, अब ओरेकल इंस्टेंस की ही डिस्कशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये थी हार्ड डिस्क, और यहाँ पे आपके पास डेटाबेस और डेटाबेस की फ़ाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये थी मेमोरी, और मेमोरी में मैंने आपको बताया कि इंस्टेंसेस मौजूद होती हैं। तो ये है सीपीयू। सीपीयू बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह को रन करता है, तो इसके कम्युनिकेशन से कह लेंगे, इसकी हेल्प से जो है वो मेमोरी में मौजूद इंस्टेंसेस हार्ड डिस्क में मौजूद डेटाबेस फ़ाइल्स को मैनेज कर रही होती है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक इंस्टेंस जो है वो तब स्टार्ट होती है जब हम स्टार्टअप कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और एंड जब होती है जब हम उसे एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट करते हैं। उसके अलावा इंस्टेंस जो है वो किसी डेटाबेस में एक ही बार माउंट हो सकती है, समझ लें एक ही बार अपलोड हो सकती है, इसी तरह एक ही बार उसको क्लोज़ कर सकते हैं, एक ही बार ओपन कर सकते हैं, तो बार बार जो है वो इस तरह का केस नहीं होता। उसके लिए हमें अलग से डेटाबेस या स्कीमा जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, इंस्टेंस का स्टार्टअप जो है, अगर आप एसक्यूएल कमांड पे पहले से काम कर रहे हैं तो इसका वैसे तो यही मतलब होता है कि आपकी जो इंस्टेंस है वो स्टार्टअप में आई हुई है, इसीलिए आपके जो है प्रोग्राम्स वगैरह रन कर रहे हैं इनलाइन प्रॉम्प्ट पे। लेकिन अगर हमने एक्सप्लिसिटली जो है उसको इंस्टेंस को स्टार्ट करना हो तो हम स्टार्टअप कीवर्ड जो है या स्टार्टअप कमांड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा यही आमतौर पे जो हम देखते आ रहे हैं कि यूज़र से SSTBA के तौर पे आपने लॉगिन करना है और बाद में जो है उसको शट डाउन भी कर देना है। सो यहाँ पे आप देखें कि स्टार्टअप टाइम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, और $v इंस्टेंस आपके पास एक डायनामिक प्रोग्राम व्यू है जिसके ज़रिए से जो है वो हम इसका एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट जो है वो देख सकते हैं इंस्टेंस का। इसी तरह शट डाउन इमीडिएट से क्या होगा कि बाकी सारी लाइंस वगैरह जो कोड की रन होनी रहती होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपका डेटाबेस फ़ौरन से क्लोज भी हो जाएगा, डिसमाउंट भी हो जाएगा, और शट डाउन भी आपकी ओरेकल की इंस्टेंस हो जाएगी। और स्टार्टअप से क्या होगा कि ओरेकल की इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा अब यहाँ पे सिस्टम आइडेंटिफायर और इंस्टेंस आपस में क्या डिफरेंट हैं। अगर किसी स्पेसिफिक होस्ट पे, मतलब जो डेटाबेस के कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक होस्ट पे कोई यूनिक नेम आप दे दें किसी इंस्टेंस को, तो वो बन जाता है सिस्टम आइडेंटिफायर। आमतौर पे यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो ओरेकल डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, और उनकी सिस्टम आइडेंटिफायर की को यूज़ करते हैं, या कुछ होम वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से सिस्टम ग्लोबल एरिया में एक शेयर्ड मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती होती है। उसके अलावा यहाँ पे अब कुछ कमांड्स हैं जिनको जो है वो आपने देख लेना है, जनरल रीडिंग है। इसी तरह हम अपने कंट्रोल पैनल में सिस्टम के एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएं तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे जो है वो हम अपने यूज़र के लिए डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा डिक्शनरी व्यू, लाइक ये जो $v इंस्टेंस है, इसके ज़रिए से हम इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो अपडेट हुई हुई देख भी सकते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं इंस्टेंस को हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे जो है वो इसको हम शट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि डेटाबेस इंस्टेंस जो है उसकी मदद से डेटाबेस पे कोई भी यूज़र जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अब कुछ तरीके हैं, जैसे हम SQL प्लस स्टार्टअप भी कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, या हम एंटरप्राइज मैनेजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सर्वर कंट्रोल यूटिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वर कंट्रोल यूटिलिटी अगर हम स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखें सर्वर कंट्रोल और या -v, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे जैसे देखें कि सर्वर कंट्रोल कमांड जो है वो सर्वर कंट्रोल कीवर्ड लिखा, फिर ऐड सर्विस। अब सर्विसेज अब वो डिफरेंट है, -d या -d CRM -s सेल्स, और इसी तरह जैसे भी डैश आ रहा है तो ये CRM 1 और 2 को बता रही है, -a CRM 3 की है। तो मतलब इस तरह से जो है वो डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट एब्रीविएशंस हैं, और अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ऑल्टर कर सकते हैं। सो जो आपके पास इंस्टेंस है उसके स्टार्ट होने से लेकर उसके शट डाउन होने तक ये डिफरेंट फेजेस गुजरते हैं। शट डाउन तो शट डाउन है, लाइक आपकी इंस्टेंस क्लोज होगी, टर्मिनेट होगी। नो माउंट का मतलब होता है कि इंस्टेंस स्टार्ट तो हो गई है लेकिन अभी वो किसी डेटा बेस से लिंक्ड नहीं है, किसी डेटाबेस फाइल को मैनेज नहीं कर रही अब तक। फिर माउंट में क्या होता है कि आपके पास जो कोई डेटाबेस फाइल है वो भी ओपन हो गई है, और इंस्टेंस स्टार्ट भी हो गई है, किसी डेटाबेस से लिंक्ड भी हो गई है, और उसकी कंट्रोल फाइल जो है उसको रीड भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक यूज़र्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर जब माउंट से ओपन होता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई यूज़र्स भी जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और यूज़र्स भी कौन से, सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स, लाइक जिनको कमांड मिली होती है वो वाली। अच्छा, इसका स्टार्टअप कैसे करते हैं ये हम देख चुके हैं। फिर उसके अलावा ये भी हमने देख लिया
ये सारा पिछली जो है उसमें देख रही हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखें स्टार्टअप नो माउंट बेसिकली क्या है, शट डाउन इमीडिएट का तो हमने देख लिया कि डेटाबेस जो है वो ओपन नहीं है। लेकिन स्टार्टअप नो माउंट में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो इंस्टेंस है वो स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन नो माउंट का ये मतलब है जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा है कि लाइक डेटाबेस यूज़र्स पे भी क्लोज है और अभी तक वो किसी डेटाबेस से जो है वो इंस्टेंस कनेक्टेड भी नहीं है, कि इंस्टेंस स्टार्ट तो हो गई है लेकिन इंस्टेंस अभी तक किसी डेटाबेस से लिंक नहीं है, जिसको इसने जो है वो आगे जाके डेटाबेस फाइल्स को मैनेज करना है, उससे अभी तक लिंक नहीं हुई, सिर्फ क्रिएट हुई है, अब तक स्टार्ट हुई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर 141 टू 150। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई होगी सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.